अनन्या, तू रोज सुबह इतनी जल्दी उठकर जंगल चली जाती है। बाकी लड़कियां तो सूरज निकलने के बाद बाहर निकलती हैं। तुझे थकान नहीं होती क्या? थकान तो होती है आरव, लेकिन लकड़ियां बिनने का यही समय है। अगर देर कर दूं तो और लोग पहले ही अच्छी लकड़ियां उठा ले जाएंगे, फिर मेरे हिस्से में कुछ नहीं बचेगा। अरे लड़की, तेरी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। अकेली रहकर भी तू इतना काम करती है, लेकिन तूने कभी सोचा नहीं कि ये सब करते करते तू बीमार भी पड़ सकती है। बीमारी से ज्यादा डर भूख का है तन्वी। अगर मैं काम छोड़ दूं तो खाना कहाँ से लाऊंगी? किसी के आगे हाथ फैलाना मुझे अच्छा नहीं लगता, चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। गांव छोटा था, लेकिन उसमें हर घर की अपनी कहानी थी और अनन्या की कहानी उन सब में सबसे अलग थी। माता पिता के बिना पली बड़ी टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी, फिर भी उसके चेहरे पर एक अद्भुत आत्मविश्वास झलकता था। सुना है इस साल बारिश बिल्कुल नहीं हुई, खेत सूख गए हैं, कुएं का पानी भी खत्म होने वाला है। अब लोग तो कह रहे हैं कि शायद ईश्वर हमसे नाराज है। हाँ, सूखा बड़ा भयंकर है। मैंने 50 साल में ऐसा हाल कभी नहीं देखा। लेकिन अजीब है कि इन हालात में भी यह लड़की अपने हिस्से से ज्यादा दूसरों को देने की कोशिश करती है। अगर मेरे पास थोड़ा भी है और किसी के पास कुछ नहीं तो देना मेरा फर्ज है, वरना मेहनत का क्या फायदा अगर वो सिर्फ मेरे पेट भरने तक सीमित रहे। लोग तेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं तू पागल है जो अपनी कमाई यूं ही लुटा देती है। लेकिन तू कभी पलट कर कभी कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप काम करती है। लोग जो सोचते हैं सोचते रहे, मेरा काम सही होना चाहिए। मैं यह नहीं चाहती कि किसी की भूख मेरी आंखों के सामने रहे और मैं उसे अनदेखा कर दूं। सूखे ने गांव की सांसें रोक दी थीं। खेतों में फसलें खड़ी खड़ी मर गई थीं। कुएं का पानी तलहटी में सिमट गया था और लोग अपने घरों में चुपचाप बैठकर भूख के साथ समझौता कर रहे थे। लेकिन इस खामोशी में भी एक लड़की अनन्या की मेहनत की आवाज गूंज रही थी। आज मैं जंगल के उस हिस्से में गई थी जहां लोग कम जाते हैं। रास्ता लंबा था और कांटों से पैर कट गए, पर लकड़ियां अच्छी मिली। बिटिया, गांव में हालात बुरे हैं। वीरेंद्र सिंह का गोदाम अनाज से भरा है, लेकिन उन्होंने ताले लगा दिए हैं। कहते हैं समय आने पर बेचेंगे, अभी बांटने का मन नहीं है। अगर दौलत और ताकत सिर्फ अपने लिए रखी जाए तो उसका कोई मतलब नहीं। असली ताकत तो वही है जो किसी की जान बचा सके, और वो काम तू कर रही है। इन दिनों गांव में हर घर की कहानी एक जैसी थी। खाली बर्तन, सूखे कुएं और सुनी आंखें। लोग वीरेंद्र सिंह की तरफ उम्मीद से देखते, लेकिन वहां से सिर्फ चुप्पी लौटती। ऐसे में अनन्या के छोटे छोटे कदम लोगों के दिलों में उम्मीद जगाने लगे थे। सावित्री देवी तो मदद करना चाहती हैं, लेकिन वीरेंद्र सिंह के डर से चुप रहती हैं। मैंने सुना है कि वह भी गांव वालों की हालत देखकर दुखी हैं। तो फिर हम क्यों इंतजार कर रहे कि कोई ऊपर से मदद करे? हमें खुद एक दूसरे के लिए लड़ना होगा, खड़ा होना होगा, वरना ये गांव तो बिखर जाएगा। पर तू अकेली कितनों की मदद कर पाएगी? कहीं तेरी मेहनत बेकार न चली जाए। अगर एक मुट्ठी अनाज भी किसी की भूख मिटा दे तो वो बेकार नहीं। मैं बस इतना कर सकती हूँ और वही करूँगी। हौसले को देखकर अब कुछ और लोग भी तेरी मदद करने को तैयार हैं। कल ही 3 लड़के मेरे पास आए और बोले कि वे लकड़ियां बिनने और पानी लाने में तेरे साथ जाएंगे। ये तो बहुत अच्छा है गिरधारी काका। मिलकर काम करेंगे तो ज्यादा घरों तक मदद पहुंच पाएगी और शायद तब किसी को भूखा सोना ना पड़े। हाँ अनन्या, हाँ तुम ठीक कहती हो। और लोग अब तुझे सिर्फ एक अनाथ लड़की नहीं बल्कि गांव की ताकत मानने लगे हैं। ताकत तो सब में है तन्वी दीदी, बस उसे जगाना पड़ता है। मैं तो बस कोशिश कर रही हूँ कि सब अपने अंदर वो ताकत पहचाने। उस दिन आसमान में बादल नहीं थे, हवा सूखी थी और सूरज की किरणें जैसे धरती को चीर रही थीं। अनन्या और कुछ गांव वाले लकड़ियां बिनने के लिए जंगल के उस हिस्से में जा रही थी जहां वो पहले कभी अकेले नहीं गई थी।
अरे अनन्या, आज इतनी दूर क्यों जा रही है? इधर पास में भी तो लकड़ियां हैं। नहीं आरव, पास का जंगल खाली हो गया है। लकड़ियाँ भी अब मुश्किल से मिलती हैं। अगर ज्यादा बेच पाऊंगी तो गांव के लिए कुछ और अनाज ला सकूंगी। लेकिन उधर का जंगल थोड़ा डरावना है। वहाँ शाम को रहना ठीक नहीं। लोग कहते हैं वहाँ अजीब अजीब आवाजें आती हैं। डर सिर्फ मन में होता है आरव, हम साथ हैं, हमें कुछ नहीं होगा। अगर इरादा साफ हो तो रास्ता रास्ता खुद आसान हो जाता है। चलते चलते वो जंगल के बीच में पहुंच जाते हैं। वहां एक पुराना कुआं था जिसके किनारों पर काई जम चुकी थी और आसपास जंगली बेलें लटक रही थीं। हवा वहां ठंडी और अजीब सी हो गई थी, जैसे वो पुरानी कहानियों को अपने भीतर संभाले हों। बिटिया, यह कुआं तो बहुत पुराना है। कहते हैं कि यहाँ पहले साधु लोग पानी पीने आते थे, फिर एक दिन अचानक सब गायब हो गए। मैंने सुना है गिरधारी काका, लेकिन मुझे तो बस लकड़ियाँ देखनी है। बाकी कहानियों में मैं ज्यादा नहीं पढ़ती। देखो, वहाँ किनारे पर कुछ चमक रहा है। ये क्या है? सच में धूप में चमक रहा है। लगता है कोई पत्थर है, लेकिन वो पत्थर बाकी पत्थरों से अलग लग रहा है। अनन्या उस पत्थर के पास जाती है और उसे छूने की कोशिश करती है। मत छूना अनन्या, पता नहीं ये क्या चीज हो। आरव, ये तो बस एक पत्थर है। देखो कितना हल्का है और छूने पर ठंडा लगता है, जैसे इसमें कोई जान हो। ये तो अजीब है। जंगल में ऐसा पत्थर मैंने कभी नहीं देखा। इसे तू अपने साथ क्यों ले जा रही है? पता नहीं क्यों, लेकिन इसे देखकर लग रहा है कि ये मेरे साथ रहना चाहता है। मैं इसे अपनी झोपड़ी में रखूंगी। सावधान रहना बेटी। कभी कभी अनजानी चीजें अपने साथ अच्छा भी लाती हैं और बुरा भी। लेकिन तेरे इरादे नेक हैं। शायद यह तेरे लिए अच्छा साबित हो। जो भी हो गिरधारी काका, मुझे लगता है यह पत्थर मेरे लिए खास है। मैं इसे संभाल कर रखूंगी। अनन्या और गांव वाले उस पत्थर को लेकर वापस घर की तरफ निकल जाते हैं। अनन्या पत्थर को झोपड़ी के कोने में रख देती है और बस एक ही रात गुजारती है कि अगली सुबह आसमान पर बादल छाए। गांव के लोग हैरानी से आसमान को देखने लगे, जैसे सूखी धरती ने उम्मीद की सांस ले ली हो। सभी एक पेड़ के नीचे इकट्ठा होते हैं। अनन्या, यह तो चमत्कार है। कई महीनों से बादल तक नहीं दिखे और आज अचानक आसमान काला हो गया। कहीं ये तेरे उस चमकते पत्थर की वजह से तो नहीं? अरे भैया, मैं ऐसे चमत्कारों पर भरोसा नहीं करती, लेकिन अगर बारिश आए तो ये सबके लिए अच्छा होगा, चाहे वजह कुछ भी हो। कम से कम खेत फिर से हरे तो हो जाएंगे। मुझे तो यकीन है कि ये तेरे पत्थर का ही असर है। चाहे ये पत्थर का असर हो या वक्त के खेल का, सबसे जरूरी ये है कि अब भूख के दिन खत्म होंगे और बच्चों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आएगी। दोपहर होते होते तेज बारिश शुरू हो गई। सूखी नदियां पानी से भरने लगी। खेतों में मिट्टी की खुशबू फैल गई और गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकलकर आसमान को देखने लगे। बिटिया, तेरी मेहनत और हिम्मत ने शायद ऊपर वाले का दिल पिघला दिया। तूने भूख में भी दूसरों का साथ दिया और आज गांव में फिर से जिंदगी लौट रही है। गिरधारी काका, मैं तो बस जो कर सकती थी वही कर रही थी, लेकिन ये खुशी देखकर लगता है कि सारी थकान मिट गई है। मैंने कई बार तुझे चेताया था कि तू अपना हिस्सा भी दूसरों में बांट रही है, पर आज देख, तेरे हाथों से ही सबका घर भरने का मौका मिला है। दीदी, असली तसल्ली तो इसी में है कि किसी के चेहरे पर मुस्कान आ सके, वरना अकेले पेट भरना तो आसान है, लेकिन सबका साथ भरना असली चीज है। बारिश के साथ गांव की रौनक लौट आई थी, लेकिन इस खुशी के बीच वीरेंद्र सिंह के दिल में एक अजीब सी खटास भरने लगी। वे अपनी हवेली की खिड़की से देख रहे थे कि लोग अनन्या की तारीफ करते नहीं थक रहे। मालिक, गांव वाले आजकल बस अनन्या करते रहते हैं। कल तो बलराम ने भी कहा कि अनन्या ही असली मददगार है। यह सुनकर मुझे अजीब सा लगा। हरी अजीब तुझे नहीं, मुझे लगना चाहिए। यह गांव मेरी जमीन पर बसा है। मैंने सालों तक इन लोगों को जिंदा रखा और अब यह एक लड़की के पीछे दीवाने हुए जा रहे हैं। जी, लेकिन जो भी अनन्या ने किया, ये कोई छोटा काम नहीं था। सूखे में भी उसने दूसरों का पेट भरा। लोग उसकी इज्जत क्यों ना करें? इसमें बुरा मानने वाली बात ही क्या है? बात इज्जत की नहीं है, बात यह है कि लोग भूलते जा रहे हैं कि यहाँ मालिक कौन है।
अगर यह लड़की ऐसे ही चमकती रही तो कल को यह मेरे नाम पर भी सवाल उठा देगी। वीरेंद्र सिंह का मन किसी पुराने गहरे डर में डूबा हुआ था। वे जानते थे कि अनन्या के पास आया पत्थर सामान्य नहीं है। बारिश के तुरंत बाद उनकी सोच उसी चमकते पत्थर की ओर घूमने लगी थी। मालिक, मैंने सुना है कि वो पत्थर अनन्या को जंगल में कुएं के पास मिला था। लोग कहते हैं कि वही बारिश का कारण बना। सब उसे किसी वरदान की तरह देख रहे हैं। वरदान हो या अभिशाप, लेकिन अगर वह मेरे पास आए तो सोच मेरी ताकत कितनी बढ़ जाएगी। लोग फिर से मेरी तरफ झुकेंगे और मुझे किसी अनन्या का नाम नहीं लेना पड़ेगा। तभी सावित्री देवी वहां आती है और कहती है, लेकिन जी, वो तो गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल हो रहा है ना? क्यों ना हम भी उसकी मदद करके नाम कमाएं? चोरी छिपे लेने से लोग और भी भड़क जाएंगे। तू राजनीति नहीं समझेगी सावित्री देवी। नाम और इज्जत बांटकर नहीं मिलते, उन्हें हथियाना पड़ता है, और मैं इस पत्थर को अपने पास लाकर ही दम लूंगा। मालिक, लेकिन अगर लोगों को पता चला तो गुस्सा करेंगे। खासकर बलराम जैसे लोग चुप नहीं बैठेंगे। वो खुलकर आपका विरोध कर सकते हैं। इसलिए ही मैं इसे चुपचाप करूंगा। आधी रात को जाऊंगा, पत्थर उठाऊंगा और हवेली में रख दूंगा। सुबह होते सब भूल जाएंगे कि वो कभी अनन्या के पास था। मैं जानती हूँ कि आप जो एक बार ठान ले तो पीछे नहीं हटते, लेकिन जी कभी कभी जीतने के लिए हार मानना भी जरूरी होता है। इस बार सोच समझकर कदम उठाएं। हार मानना मेरी फितरत में नहीं है सावित्री देवी। मैं अपनी जमीन पर किसी और का ताज नहीं देख सकता, चाहे वो कितना भी नेक क्यों ना हो। वक्त आ गया है अपना हक लेने का। आधी रात का सन्नाटा था। गांव सो चुका था। बस कभी कभार कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा झोपड़ियों के बीच से गुजरते हुए किसी अनजाने खतरे की फुसफुसाहट कर रही थी। मालिक, सब तरफ शांति है। लोग गहरी नींद में हैं। अभी सही वक्त है। अगर हम देर करेंगे तो सुबह होने से पहले पत्थर तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। चुप रह हरी, यहाँ एक एक कदम संभाल कर रखना होगा। अनन्या की झोपड़ी छोटी जरूर है, लेकिन उसकी नींद हल्की है। अगर वह जाग गई तो पूरा गांव शोर मचा देगी। मालिक, आपने रास्ता तो तय कर लिया है ना? हमें सीधे कुएं के पास से जाना चाहिए ताकि किसी को शक भी ना हो और झोपड़ी तक बिना किसी की नजर में आए पहुंच जाए। रास्ता तय है हरी, लेकिन याद रख, आवाज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अंधेरे में भी अगर किसी को परछाई दिख गई तो हमारे लिए मुसीबत बन सकती है। दोनों धीरे धीरे झोपड़ी के पास पहुंचते हैं। चांद बादलों में छिपा हुआ था, जिससे अंधेरा और भी गहरा लग रहा था। झोपड़ी के अंदर हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी। शायद अनन्या आदि की लौ बुझाना भूल गई थी। मालिक, अंदर अभी भी रोशनी है। आपको क्या लगता है? वो जाग रही होगी। अगर वो बैठी होगी तो हमें रुकना पड़ेगा, वरना सब खत्म हो जाएगा। नहीं, यह तेल खत्म होने की वजह से लौ टिमटिमा रही है। इसका मतलब है कि वह सो चुकी है। हम बस एक कदम अंदर रखेंगे और पत्थर उठा लेंगे। लेकिन मालिक, पत्थर चमकता है। अगर हमने उठाया और उसकी चमक बाहर फैल गई तो कोई देख सकता है। हमें उसे किसी कपड़े में लपेटना होगा। तेरी यही अक्ल मुझे पसंद है। ले, ये कपड़ा पत्थर को इसी में लपेटना। वीरेंद्र सिंह झोपड़ी में धीरे से दाखिल हुए। मिट्टी की दीवारें हल्की सी नमी से भीगी थीं। फर्श पर सूखी लकड़ियां रखी थीं और एक कोने में वो पत्थर रखा था जिसकी हल्की सुनहरी आभा चारों ओर फैल रही थी। मालिक, यही है। वो देखिए कैसे अंधेरे में भी अपनी रोशनी फैला रहा है। सच कहूं तो इसे देखकर मेरा मन भी इसे रखने का हो रहा है। लोभ करना इंसान का स्वभाव है हरी, लेकिन इसे संभालना ताकत और दिमाग वाले का काम है, और इस गांव में वो सिर्फ मैं हूं। पत्थर को कपड़े में लपेटकर वो दोनों उस पत्थर को लेकर अपनी हवेली की ओर चल पड़े और फिर वो हवेली पहुंच गए। हवेली की ऊंची दीवारें रात के अंधेरे में और भी भयानक लग रही थीं। वीरेंद्र सिंह और हरी चुपचाप मुख्य दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। उनकी सांसें तेज थीं, लेकिन दिल में जीत की हल्की सी मुस्कान थी। मालिक, देखिए हवेली के भीतर आते ही कैसी ठंडक फैल गई है, जैसे पत्थर अपने घर पहुंच गया हो।
क्या यह कोई संकेत हो सकता है? संकेत हो या नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब यह मेरा है और इसके साथ मुझे इस गांव में वो इज्जत और डर वापस मिलेगा जो धीरे धीरे खत्म हो रहा था। लेकिन मालिक, आपने कहा था कि इसे छुपा कर रखना है। अगर किसी को पता चल गया तो लोग सवाल करेंगे और शायद गुस्से में आकर गांव वाले हमला भी कर दें। इस हवेली में बिना मेरी मर्जी के परिंदा भी पर नहीं मार सकता हरी। और जहां तक सवाल है, लोग वही मानते हैं जो उन्हें दिखाया जाता है। सच को मैं अपने हिसाब से बदल दूंगा। वीरेंद्र सिंह पत्थर को हवेली के बीचों बीच पुरानी लकड़ी के संदूक पर रखते हैं। संदूक के ऊपर रखते ही उसकी सुनहरी आभा तेज हो जाती है, जैसे पत्थर ने अपने चारों ओर की जगह को पहचान लिया हो। मालिक, इसकी रोशनी पहले से ज्यादा तेज हो गई है। मुझे लग रहा है यह कुछ करने वाला है। शायद अच्छा भी हो सकता है या बुरा भी। हरी, डरपोक मत बन। यह सब मेरा भाग्य जागने की शुरुआत है। मालिक, मैं बस ये कह रहा हूं कि ताकत का लालच कई बार उल्टा भी पड़ सकता है और यह पत्थर साधारण नहीं लगता। इसमें कोई आत्मा या शक्ति जरूर है। जो भी हो, अब यह मेरी हवेली में है और कोई भी ताकत इसे मुझसे छीन नहीं सकती, ना इंसान और ना कोई अलौकिक शक्ति। तभी अचानक हवेली के अंदर ठंडी हवा का तेज झोंका घुसता है। पत्थर की चमक सोने से सफेद होने लगती है। हवा में घंटियों की धीमी आवाज गूंजती है और संदूक के ऊपर एक बूढ़ा साधु प्रकट हो जाता है। वीरेंद्र सिंह, तेरा लालच तुझे अंधा कर चुका है। यह पत्थर गांव की भलाई के लिए था, लेकिन तुमने इसे अपने स्वार्थ के लिए चुराया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा कर्म तुम्हें ही निगल जाएगा? मैं बस अपना हक ले रहा हूं। इस गांव का मालिक हूं मैं, और जो चीज गांव की है वो मेरी है, फिर चाहे वो सोना हो, जमीन हो या यह पत्थर। मालिक वही होता है जो सबका भला करे, जो अपने धन और ताकत को लोगों के दुख दूर करने में लगाए। तुमने तो उनके मुंह से रोटी छीन ली और अब उनके वरदान पर भी कब्जा करना चाहते हो। वरदान हो या श्राप, मैं डरता नहीं हूं साधु, और यह पत्थर भी अब मेरा है। मैं किसी को इसे नहीं लेने दूंगा। लालच हमेशा विनाश लाता है ठाकुर, और अगर आज भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली तो तुम्हारा धन, तुम्हारा नाम और तुम्हारी इज्जत सब रेत की तरह तुम्हारे हाथ से फिसल जाएंगे। मालिक, शायद साधु सच कह रहा है। मैंने भी देखा है कि अनन्या के पास यह पत्थर आने के बाद गांव में खुशहाली लौटी है। हो सकता है यह सचमुच लोगों के भले के लिए बना हो। तू चुप रह हरी, यह पत्थर मेरे पास रहेगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी से भी लड़ना पड़े। मैं किसी के डर से पीछे नहीं हटता। तो सुन लो ठाकुर, तुम्हें अपने भाग्य को बचाना है तो सच्चाई का सामना करो। अनन्या के सामने जाकर अपराध कबूल करो और उसे बताओ कि वो तुम्हारी बेटी है, वरना तुम्हारा पतन शुरू हो जाएगा। बेटी? मालिक, ये क्या कह रहा है साधु? क्या सचमुच अनन्या का आपसे कोई रिश्ता है, या यह कोई और रहस्य है जो आप इतने सालों से छुपा रहे हैं? यह सच है हरी। कई साल पहले एक साधु के कहने पर मैंने ही उसे छोड़ दिया था, क्योंकि उसने कहा था कि वह मेरे भाग्य को नष्ट कर देगी। और देखो ठाकुर, आज वही बच्ची अपने कर्मों से पूरे गांव का भाग्य बदल रही है, जबकि तुम्हारा दिल लालच में डूबा है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, सुधार या विनाश। साधु के शब्द हवेली में हथौड़े की तरह गूंजे। वीरेंद्र सिंह चुप खड़े थे। उनकी आंखों में पिछले सालों की यादें तैर रही थीं। हरी का चेहरा सफेद पड़ चुका था और बाहर फुसफुसाहट अब तेज बारिश में बदल रही थी। मालिक, अगर यह सच है तो इतने सालों तक आपने कैसे चैन की नींद ली? क्या एक पल के लिए भी आपको उसकी मासूम आंखें याद नहीं आईं? चैन? हरी, चैन तो कभी मिला ही नहीं, लेकिन उस समय मैंने अपनी लालच और डर को सच समझ लिया और सोच लिया कि साधु का कहां ही मेरी किस्मत है। लेकिन मालिक, वो बच्ची जिसने सब कुछ सहा आज भी गांव की मदद में लगी है, जबकि उसके असली पिता ने उसे छोड़ दिया। क्या आपको नहीं लगता कि आपने 2 जिंदगियां बर्बाद कर दी? मैं जानता हूं और यही सच मुझे खा रहा है, लेकिन यह स्वीकार करना आसान नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि मैं सबके सामने अपनी हार मान लूं। हार मानने में भी जीत होती है ठाकुर, अगर वह सच्चाई और इंसानियत के लिए हो। आज तुम्हारे पास एक मौका है, शायद आखिरी मौका। इसे गवाया तो पछतावा तुम्हारा साथ ही रहेगा। हवेली के पुराने दियों की लौ हवा से बुझ जाती है
पत्थर की चमक हल्की हो गई, जैसे वो भी इंतजार कर रहा हो कि वीरेंद्र सिंह अगला कदम क्या उठाएंगे। मालिक, अगर आप चाहे तो मैं आपके साथ चल सकता हूँ, लेकिन आपको खुद उसके सामने खड़े होकर सच कहना होगा, ताकि वह महसूस करे कि आप वाकई बदलना चाहते हैं। बदलना? हाँ, शायद अब समय आ गया है, लेकिन डर यह है कि वह मुझे कभी माफ नहीं करेगी और शायद कभी मुझे पिता कहने का हक भी ना दे। माफी मिलती है या नहीं, यह उसके दिल का फैसला होगा। लेकिन अगर तुमने कोशिश नहीं की तो यह पत्थर तुम्हारे लिए सिर्फ पतन का कारण बनेगा। मालिक, मैं गांव में लोगों को पहले से ही बता सकता हूं कि आप अनन्या की मदद करने जा रहे हैं, ताकि माहौल थोड़ा नरम हो जाए और फिर हम दोनों उसके पास जाएंगे। नहीं हरी, ये काम मैं खुद करूंगा, बिना किसी तैयारी के, बिना किसी ढाल के उसके सामने जाऊंगा, जैसे एक दोषी अदालत में जाता है। यही सही रास्ता है ठाकुर, और याद रखो, तुम्हारा हर शब्द उसके दिल में हमेशा के लिए छप जाएगा, इसलिए सोच समझकर बोलना। मालिक, हमें अभी निकलना चाहिए, बारिश और तेज हो रही है। दोनों हवेली से बाहर निकले। बारिश में भीगते हुए अनन्या के घर की ओर जा रहे थे और दोनों की सांसें जैसे थम सी गई हों। और फिर वो गांव पहुंच गए। गांव के बीचों बीच लोग बारिश से बचने के लिए पेड़ों के नीचे खड़े थे। अचानक वीरेंद्र सिंह और हरि की छाया गांव के रास्ते पर दिखी। लोग फुसफुसाने लगे कि ठाकुर इस वक्त यहाँ क्यों आए हैं। अरे ये वीरेंद्र सिंह यहाँ, और बारिश में ये तो पहली बार है। क्या बात है जो इन्हें अपने महल से निकाल लाई? शायद कोई ऐलान करने आया हो, या फिर बस दिखावा। मुझे तो भरोसा नहीं है कि इनके मन में गांव के लिए भलाई होगी। हरि गांव वालों के पास आता है। गांव वालों, मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग वीरेंद्र सिंह को पसंद नहीं करते, लेकिन आज वो अनन्या के बारे में कुछ कहने आए हैं जो सालों से उनके सीने में दबा हुआ है। तभी अनन्या भी वहाँ आ जाती है। हरी काका, ये क्या मजाक है? वीरेंद्र सिंह मेरे बारे में क्या कहेंगे? जिनके पास सब कुछ है, उन्हें मेरे जैसी लड़की की क्या परवाह होगी? अनन्या, आज मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि अब झूठ कहने की ताकत नहीं बची। तू मेरी बेटी है, जिसे मैंने अपने डर और लालच में खो दिया। आपकी बेटी, और आपने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया। मुझे अनाथ कहकर गांव की दया पर जीने दिया, जबकि मैं खून से ही आपके साथ थी। हाँ, और यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने साधु की कही डरावनी भविष्यवाणी पर भरोसा किया और तुझे कुएं के पास छोड़ दिया, यह सोचकर कि तेरी जिंदगी अशुभ है। अशुभ क्या, यही वजह थी कि आपने मुझे भूखा और अकेलेपन में झोंक दिया और फिर अपने गोदाम बंद करके लोगों को मरने दिया। हाँ, और इसका बोझ मुझे रोज जलाता रहा, लेकिन तेरी मेहनत और सच्चाई ने दिखा दिया कि तू मेरे लालच से कहीं बड़ी इंसान है। गांव के लोग सन्न खड़े थे। बारिश अब बंद हो चुकी थी, जैसे आसमान भी इस पल को देखने के लिए ठहर गया हो। अनन्या बेटिया, आज इनके पास मौका है अपना कर्ज चुकाने का। चाहे तू माफ करे या ना करे, लेकिन इन्हें सच बोलने का मौका दे दे। वीरेंद्र सिंह, माफी देना आसान नहीं है, लेकिन मैं आपको एक मौका दूंगी। अगर आप सच में गांव और यहाँ के लोगों की सेवा करेंगे, तो शायद किसी दिन मैं आपको पिता कह सकूं। मैं कसम खाता हूं, अब मेरा धन और जमीन इस गांव के लिए होगी, और तुझे मैं उसी गर्व से अपनाऊंगा जैसे तूने इस गांव को अपनाया। अनन्या, अनन्या, तूने जो किया वो हम सब के लिए प्रेरणा है, और अगर वीरेंद्र सिंह बदलते हैं तो यह भी तेरी ही जीत होगी। सच है, गांव का बदलाव अब हम सबकी जिम्मेदारी है। सिर्फ एक आदमी के बदलने से नहीं, बल्कि हम सबके साथ खड़े होने से। धीरे धीरे अनन्या ने सेठ को माफ कर दिया और सभी गांव में ऐसी खुशी खुशी रहने लगी।